Hello friends, welcome to today's video. Today we are going to discuss about नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है आज वो अपन ले रहे हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ओके, सो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर अपन आज बात करते हैं कि कैसे वैक्सीन वगैरह है, कितने टाइम पे, किस मंथ में, किस वीक से अपन वैक्सीन है वो लगाते हैं बच्चे को, चिल्ड्रन को, उस चीज़ के बारे में अपन क्या करते हैं आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट, immunization program is one of the key intervention for protection of children from life threatening condition which are preventable। यानी immunization program उसका मेन अपना जो मकसद है, मेन अपना पर्पज है वो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रंस को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। किससे? फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन विच आर प्रिवेंटेबल, यानी जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज हैं, चाहे कम्युनिकेबल डिजीजेज हो, उनसे क्या करना, जो चिल्ड्रन है उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना किसके थ्रू? इम्यूनाइजेशन के थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू, टीकाकरण के थ्रू, उसको अपन बोलते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। Next, immunization program of in India was introduced in 1978 एज एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। यानी जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इंडिया के अंदर वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1978 के अंदर, जिसको किस नेम से पुकारा गया था? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, EPI। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट है इट बिकम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 1985। यानी सबसे पहले इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस तो हुआ था 1978 के अंदर, और फिर इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसको बनाया गया। कब बनाया गया? 1985 के अंदर। नेक्स्ट, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बिकम पार्ट ऑफ CSSM इन 1992, और ये का मतलब होता है चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम इन 1992 के अंदर। ओके, नेक्स्ट इसमें है सिंस 1997 के अंदर इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज हैव बीन एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। और 1997 के अंदर ये जो इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज थी वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी थी। किस प्रोग्राम का? RCH जो प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, जो कि बेसिकली इस प्रोग्राम का मेन मकसद होता है कि जो भी चाइल्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चाइल्ड की मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी रेट है उसको रिड्यूस करना, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वुमेन की या फिर जो एडोलेसेंट गर्ल है उसको क्या करना, इनहेंस करना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करना, वो इसका मेन मकसद होता है, मेन फंक्शन होता है इसका। और ये जो इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज है ये भी क्या 1997 के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका था RCH प्रोग्राम का। ओके, नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन इज वन ऑफ द की एरियाज अंडर NRHM। और इम्यूनाइजेशन को एक इंपॉर्टेंट, एक की प्रोसेस माना हुआ है, की एरिया माना हुआ है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना गया हुआ है किसके अंदर? NRHM के अंदर। NRHM का मतलब होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो कि कब लॉन्च हुआ था। जो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन है वो लॉन्च हुआ था 2005 के अंदर, और इसके अंदर जो अपना इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो माना गया है। नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है। यानी अब अपन बात करेंगे कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो क्या है। मींस नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का मतलब है कि कौन सी डोज है वो कब देनी चाहिए, कितनी अमाउंट में देनी चाहिए, क्या उसकी क्वांटिटी है, क्या उसका रूट होता है, और क्या उसकी साइट होती है। मतलब अपन किसी भी चिल्ड्रन को अगर इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपन को किन किन डोज या फिर की क्वांटिटी, रूट और साइट, ये चीज़ अपन को पता होनी चाहिए। सो इसके अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले एट बर्थ विद इन 24 आवर, यानी जन्म के समय, बर्थ जब बेबी का जब बर्थ होता है उस टाइम पे 24 आवर्स के अंदर अंदर अपन को क्या करना चाहिए? हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगता है। बर्थ डोज इसका होता है, मतलब एट बर्थ अपन इसको लगाते हैं। क्वांटिटी इसकी होती है 0.5 ml, और इसका रूट होता है वो होता है IM, मतलब IM रूट से लगाते हैं। और इसकी जो साइट होती है वो होती है एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, यानी जो अपना थाई वाला पोर्शन होता है, थाई के जो एंटेरोलेटरल यानी आगे और जो साइड वाला पोर्शन जो अपना होता है, उस साइट पे अपन क्या करते हैं? इस इंजेक्शन को लगाते हैं, IM रूट से लगाते हैं। डोज 0.5 ml होता है, और 8 बर्थ इसको लगाते हैं। विद इन 15 डेज अपन OPV जो वैक्सीन हैं वो भी अपन पेशेंट को देते हैं। OPV का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि अपन 8 बर्थ जो भी चाइल्ड होता है उसको अपन लगा एडमिनिस्टर करते हैं। ये 0 डोज होती है OPV की, 2 ड्रॉप इसकी क्वांटिटी होती है, ओरल रूट से अपन इसको एडमिनिस्टर करते हैं, और साइड इसकी माउथ होती है। नेक्स्ट एक और अपन लगाते हैं, वो लगाते हैं BCG वैक्सीन। अगर अपन ये अप टू 1 ईयर तक इसको अपन क्या है, बच्चे को लगा सकते हैं। BCG की वैक्सीन होती है ये। इसका डोज, ये फर्स्ट डोज होता है इसका 8 बर्थ, 0.05 ml। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो नॉर्मली 0.05 ml होती है। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? 0.05 ml होती है। लेकिन अगर अपन इसको लगा रहे हैं इफ एट 1 मंथ, मतलब 1 महीने पर लगा रहे हैं अगर, तो इसकी डोज होती है वो होती है 0.1 ml इफ एट 1 मंथ, अगर 1 महीने पे लगा रहे हैं। यानी अगर अपन जस्ट लगा रहे हैं 8 बर्थ तो इसकी डोज हो जाएगी 0.05 ml, और अगर 1 मंथ पर लगा रहे हैं तो इसकी डोज हो जाएगी 0.1 ml।
रूट इसका होता है इंट्राडर्मल रूट होता है और साइट इसकी होती है लेफ्ट अपर आर्म। ओके, ये तो 8 बर्थ की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं 6 मंथ पे, यानी किसी भी बच्चे को अगर 6 मंथ पे अपन डोज लगाने, वैक्सीन लगाने, तो कौन कौन सी वैक्सीन एट 6 वीक है वो लगती है। वो है, एक तो ओपीवी की लगती है जो कि फर्स्ट डोज होती है, अपने 0 डोज तो बात की थी, 8 बर्थ लगती है। ओपीवी की जो फर्स्ट डोज लगती है वो एक 6 वीक पे लगती है, जिसकी क्वांटिटी 2 ड्रॉप होती है, ओरल रूट से अपन देते हैं और साइड क्या होती है, माउथ होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेंटावेलेंट। एक पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है, ठीक है। पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर मतलब जो 5 किलर डिजीज, जो 6 जो किलर डिजीजेज होते हैं अपन, वो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक पेंटावेलेंट डोज है वो लगती है, ठीक है। पेंटावेलेंट के अंदर ये इसका फर्स्ट डोज होता है, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 0.5 ml होती है। रूट अपन IM रूट से इसको लगाते हैं और साइट होती है जो एंटेरोलेटरल, जो मिड थाई वाला पोर्शन होता है उस पर ये इसको अपन एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट होता है आरवीवी, ठीक है। आरवीवी ये क्या होता है, रोटा वायरस वैक्सीन होती है। रोटा वायरस होता है जो कि डायरिया को कोज करता है, ठीक है। डायरिया सॉरी, डायरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया होता है वो होता है एक रोटा वायरस। तो ये जो आरआरवी वैक्सीन होती है वो होती है रोटा वायरस वैक्सीन। इसकी ये फर्स्ट डोज होती है जो 6 वीक पे अपन लगाते हैं। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 5 ड्रॉप होती है और रूट उसका ओरल होता है और साइट होती है माउथ। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं FIPV। ये भी क्या होती है, ये भी IPV, एक तो होता है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, एक होता है IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओके, ये भी क्या होती है, पोलियो की वैक्सीन होती है। लेकिन OPV और IPV में एक डिफरेंस होता है। OPV अपन क्या है, ओरल रूट से लगाते हैं, और जो IPV होता है वो अपन इसमें जो अदर अपने रूट्स होते हैं, ID या फिर IM, मतलब इन रूट से अपन उसको एडमिनिस्टर करते हैं। सो ये FIPV क्या होता है, इसका ये फर्स्ट डोज होता है जो अपन 6 वीक पे चिल्ड्रन है उसको अपन लगाते हैं, जिसका जो क्वांटिटी होती है वो 0.1 ml होती है और इसका रूट होता है वो इंट्राडर्मल और इसकी जो साइट होती है वो होती है राइट अपर आर्म। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 8-10 वीक, मतलब 10 वीक पे कौन कौन सी डोज है वो लगती है। सो फर्स्ट तो ओपीवी हो गया, एक होता है आरवीवी जो रोटा वायरस वैक्सीन अभी अपने बात की थी, एक होता है पेंटावेलेंट वैक्सीन, ठीक है। इन सब की फर्स्ट डोज है वो अपने 6 वीक पे, सभी इस सब की डोज है वो अपने पहले 6 वीक तक अपने बच्चे को लगा दी। अब इसकी सबकी क्या आती है, सेकंड डोज होती है। सबकी ये सेकंड डोज होती है जो 8-10 वीक पे चिल्ड्रन को लगाई जाती है, ठीक है। ओपीवी है उसका अपने क्वांटिटी 2 ड्रॉप देखी थी, आरवीवी है उसकी क्वांटिटी 5 ड्रॉप होती है, पेंटावेलेंट है वो 0.5 ml लगते हैं। रूट इनके वही जो ओपीवी है वो ओरल देते हैं, आरवीवी जो रोटा वायरस वैक्सीन है वो भी अपन ओरल रूट से देते हैं, पेंटावेलेंट है वो हम IM रूट से देते हैं, ठीक है। साइट की बात करें तो जो ओपीवी होती है उसको अपन बाय माउथ, आरवीवी है उसको भी अपन बाय माउथ देते हैं, और जो पेंटावेलेंट होती है उसको अपन IM देते हैं, और एंटेरोलेटरल जो एस्पेक्ट होता है मिड थाई का उस पर अपन एडमिनिस्टर करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं 8-14 वीक, मतलब 14 वीक पे 14 वीक पे कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो अपन लगाते हैं बच्चे को, जिसमें आती है एक तो वो ओपीवी, एक आरवीवी और एक पेंटावेलेंट। अभी अपन ने 10 वीक पे अपन ने देखा था कि इन तीनों जो वैक्सीन हैं इनकी सेकंड डोज लगाई थी। 8-14 वीक क्या होता है, इन जो ओपीवी, आरपीवी और जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती हैं इनकी थर्ड डोज है वो लगाई जाती है। तीनों की जो थर्ड डोज होती है वो 8-14 वीक है वो बच्चे को लगाई जाती है। पॉइंट इनकी वही रहती है जो अपन ने अभी डिस्कस किया था पहले, 2 ड्रॉप्स ओपीवी की, 5 ड्रॉप आरपीवी की और पेंटावेलेंट की, इसमें 0.1 ml है वो अपन लगाते हैं, ठीक है। रूट इनका वही रहता है ओरल ओरल, और ये आई थिंक इंट्राडर्मली अपन लगाते हैं, और साइड बाय माउथ अपन ओपीवी बाय माउथ देते हैं, आरपीवी है वो बाय माउथ देते हैं अपन, और पेंटावेलेंट है वो राइट अपर आर्म के अंदर लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है 8-9 मंथ, मतलब बच्चा जब 9 महीने का हो जाता है उस टाइम पे कौन कौन सी वैक्सीन है वो बच्चे को अपन इम्यूनाइजेशन में लगा इंक्लूड करते हैं। वो है मिजल्स और एक है विटामिन ए की डोज। मिजल्स की ये फर्स्ट डोज होती है जिसकी जो क्वांटिटी होती है वो 0.5 ml होती है। रूट इसका सबक्यूटेनियस रूट होता है और साइट होती है वो होती है राइट अपर आर्म। जो अपना जो राइट आर्म है अपना, उसके जो अपर वाला पोर्शन है उसको सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म है ना, वहाँ पे अपन इसको एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए की डोज, ये फर्स्ट डोज होती है 0.2 ml है और ओलर रूट से और बाय माउथ अपन बच्चे को एडमिनिस्टर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है 16 to 24 मंथ, यानी 16 से 24 मंथ के बीच में बच्चे को अपन कौन कौन सी वैक्सीन है वो लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ओपीवी है जिसकी अपने 3 डोज तो बच्चे को पहले से लगा रखी होती है। अब आता है अपन बूस्टर डोज है, वो पेशेंट जो बच्चा है उसको अपन देते हैं जो कि 2 ड्रॉप ओरल रूट से और बाय माउथ अपन देते हैं। नेक्स्ट आता है मिजल्स। अभी 9 मंथ पे अपने मिजल्स की जो फर्स्ट डोज है वो लगाई थी, अभी मिजल्स की सेकंड डोज लगती है जिसकी जो क्वांटिटी वो 0.5 ml होते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं और राइट अपर आर्म से लगाते हैं। ओके, एक होता है इसमें वो है डीपीटी, यानी डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। ये कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। इनके अपन अगेंस्ट में इसको इम्यूनाइजेशन करते हैं बच्चे को। सो ये एक तो 16 to 24 मंथ
ये डीपीटी की वैक्सीन लगती है, इसका फर्स्ट डोज होता है ये, जिसकी क्वांटिटी 0.5 ml होती है। आईएम रूट से लगाते हैं और एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई का जो एंटीरियर लेटरल जो साइट होती है वहां पे अपन इसको एडमिनिस्टर करते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एट 5 ईयर, मतलब 5 साल का बच्चे के अंदर एक डीपीटी है, उसका सेकंड डोज, फर्स्ट डोज अपन ने अभी देखा था 16 से 24 मंथ पे लगता है। 5 ईयर पे इसका सेकंड डोज है वो अपन जो भी चाइल्ड है उसको अपन दिलवा सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी वो 0.5 ml होती है। रूट इसका आईएम होता है और लेफ्ट अपर आर्म की ये इसकी साइट होती है। ओके, नेक्स्ट 10 ईयर पे बच्चे को हम टिट्टी का इंजेक्शन लगवाते हैं, जिसका बूस्टर डोज होता है ये टिट्टी का 0.5 ml होता है, आईएम होता है और अपर आर्म इसकी साइट होती है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि प्रेग्नेंट वुमन के अंदर क्या होता है। प्रेग्नेंट वुमन के अंदर अगर इम्यूनाइजेशन करते हैं तो उसके अंदर टिट्टी का जो डोज है वो अपन वुमेन को क्या करते हैं, लगाते हैं। ओके, टिट्टी का इसका एक तो फर्स्ट डोज लगता है, ठीक है, और सेकंड डोज जो होता है टिट्टी का, जब भी फर्स्ट डोज लगे उसके मिनिमम 4 वीक के बाद में, मिनिमम 4 वीक आफ्टर फर्स्ट डोज अपन टिट्टी का क्या करते हैं, सेकंड डोज है, सेकंड वो लगाते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 0.5 ml होती है। रूट इसका आईएम होता है और साइट इसकी अपर आर्म होती है। सो प्रेग्नेंट वुमन को क्या है, टीटी के 2 इंजेक्शन लगते हैं वाइल प्रेगनेंसी, जिसमें जो सेकंड जो इसका जो टीटी का इंजेक्शन अपन लगाते हैं वो मिनिमम 4 वीक होने के बाद में अपन टीटी का इसका सेकंड डोज है वो लगवाते हैं, जिसकी क्वांटिटी 0.5 ml आईएम रूट से और अपर आर्म से लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, मतलब अब चाइल्ड इम्यूनाइजेशन में क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, जिसमें मोटिवेशन ऑफ जनरल पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी नर्स का ये रोल होता है कि अपन जो भी कम्युनिटी है, सोसाइटी है, वहां पर लोगों को क्या करें, मोटिवेट करें, उनको बताए कि इम्यूनाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है इम्यूनाइजेशन का, इस चीज के बारे में उनको एजुकेट करें। नेक्स्ट है estimation of beneficiaries of the area and identification of नॉन पार्टिसिपेंट्स एंड ड्रॉप आउट ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी नर्स का ये भी रोल होता है कि वो अपने जो भी लोकल अपना जो एरिया है, कम्युनिटी है, वहाँ पे जो भी बेनिफिशियरीज हैं जिनको इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, जिन चिल्ड्रंस को इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, इन सबको वो क्या करे, आइडेंटिफाई करे और उनको क्या करे, जो इम्यूनाइजेशन है उसमें इंक्लूड करे। नेक्स्ट, assessment of problems and reason for non acceptance of immunization and intervene to solve the problem, और उसको क्या, नर्स का ये रोल होता है कि वो असेस करे कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों वो इम्यूनाइजेशन नहीं करवा रहे हैं, इस चीज़ के बारे में वो समझे और उनको उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उसके अंदर इन्वॉल्व करे, ताकि जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके और जो बच्चों की जो भी हेल्थ है उसको प्रमोट किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इसमें अपन बात करते हैं इंफॉर्मेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन अबाउट द इम्यूनाइजेशन सेशन, टाइम, प्लेस, अवेलेबल वैक्सीन्स एंड अदर हेल्थ फैसिलिटीज रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन, यानी नर्स का ये रोल होता है कि वो प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो शेयर करे कि इम्यूनाइजेशन सेशन है कब, कितने टाइम तक, कहाँ लगने वाला है ये प्रोग्राम, कितनी वैक्सीन है वो अवेलेबल हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं इन कम्युनिटी, ये पूरी डिटेल्स होती हैं। ये नर्स का इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल करे, पूरा मॉनिटर करे। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन क्लिनिक्स एट डिफरेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन, इम्यूनाइजेशन कैंप, आउटरीच एंड होम बेस्ड सर्विसेज, यानी नर्स का ये रोल होता है कि वो मॉनिटर करे कि इम्यूनाइजेशन क्लिनिक्स, वेरियस इम्यूनाइजेशन क्लिनिक्स पे क्या है, ये प्रोग्राम जो सर्विसेज है वो चलवाई जानी चाहिए, डिफरेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पे इम्यूनाइजेशन कैंप्स वगैरह लगाने चाहिए, ठीक है। बाकी होम हेल्थ बेस्ड सर्विसेज है, मतलब घर घर जाकर है वो भी इम्यूनाइजेशन है वो कर सकते हैं, होम विजिट है वो नर्स परफॉर्म कर सकती है। तो ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी कम्युनिटी के अंदर, उसके लोकल एरिया के अंदर हर एक चाइल्ड है, हर एक प्रेग्नेंट वुमेन है वो क्या होनी चाहिए, इम्यूनाइज्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अरेंजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वैक्सीन्स एंड अदर नेसेसरी इक्विपमेंट एंड मटेरियल फॉर द पर्टिकुलर इम्यूनाइजेशन सेंटर, यानी नर्स इस चीज़ को इंश्योर करे, नर्स इस चीज़ के बारे में ध्यान रखे कि किस सेंटर पे कितनी वैक्सीन की ज़रूरत है, कितनी अमाउंट की ज़रूरत है, कितनी क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या मटेरियल चाहिए उस इम्यूनाइजेशन सेंटर पे, इस चीज़ को जो नर्स है वो एडमिनिस्टर करे, इस चीज़ को नोट करे, रिकॉर्ड करे और प्रॉपर फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करे। मेंटेनेंस ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक इसमें ये भी है कि नर्स है उसको कोल्ड चेन सिस्टम उसको क्या करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि कोल्ड चेन सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे अपन वैक्सीन को प्लेस करते हैं, जिस बॉक्स के अंदर प्लेस करते हैं अपन, ठीक है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो चीज़ क्या करती है, एफिशिएंसी एंड पोटेंसी ऑफ वैक्सीन की जो भी इफिशियंसी है और जो पोटेंसी है, वैक्सीन की जो क्षमता है एक्ट करने की, उसको क्या करती है, वो प्रिजर्व करती है। केयर ऑफ द कोल्ड चेन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकमेंडेड टेम्परेचर, यानी जो भी जिस डोज जिस वैक्सीन को जितने टेम्परेचर पे रखना चाहिए, जितना टेम्परेचर उसका होना चाहिए उस टेम्परेचर पे उसको रखे, उसकी चीज़ की प्रॉपर तरीके से उसको क्या करे, केयर करे, ताकि उस वैक्सीन की जो पोटेंसी है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो मेंटेन रह सके।
एडमिनिस्टर ऑफ वैक्सीन आर इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स, मतलब वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन करना, वैक्सीन को लगाना, जो भी चाइल्ड है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको इम्यूनाइजेशन करना, वैक्सीन को लगाना एक इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसकी नर्स की एट ऑल लेवल ऑफ हेल्थ केयर, मतलब जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स है, पीएचसी हो चाहे सीएचसी हो, ये नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। नर्स वुड फॉलो द बेसिक नर्सिंग स्किल्स ऑफ एसेप्टिक टेक्निक एंड चेक द वैक्सीन वायल और एम्पुला, और नर्स है वो वैक्सीन लगाते समय प्रॉपर जो एसेप्टिक टेक्निक्स हैं उनको यूज में ले, और जो भी वायल्स होती हैं उसको प्रॉपर तरीके से चेक करें कि वो एक्सपायर तो नहीं हुई है या फिर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉसिबल रिएक्शंस आफ्टर वैक्सीन, यानी अपन को वैक्सीन अब अपने लगा दी तो अपना ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस वैक्सीन के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अगर अगर हो रहे हैं, क्या क्या रिएक्शंस अगर हो रही हैं, तो उस चीज़ को अपन क्या करें, ऑब्जर्व करें, प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंस्ट्रक्शन अबाउट द केयर ऑफ चाइल्ड फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन टू द पेरेंट एंड फैमिली मेंबर, और अपन को प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि इम्यूनाइजेशन के बाद में कैसे बच्चे की केयर करनी है, ये चीज़ अपन को फैमिली मेंबर या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं उनको अपन को बतानी है। इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट डेट ऑफ विजिट टू कंप्लीट द इम्यूनाइजेशन एज पर शेड्यूल एंड डेंजर, और नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेरेंट्स को प्रॉपर तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करें कि नेक्स्ट टाइम उनको इम्यूनाइजेशन के लिए कब विजिट करना है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक 10 वीक, अभी अपने देखा 10 वीक 14 वीक, ठीक है, तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या है इम्यूनाइजेशन करवाना जरूरी होता है, तो अपन को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स को देनी है कि नेक्स्ट टाइम उनको इम्यूनाइजेशन के लिए कब विजिट करना है। ओके, नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन कार्ड विद रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड नेक्स्ट डेट ऑफ विजिट, और अपन को क्या करना है, उनका इम्यूनाइजेशन कार्ड है वो भी मेंटेन रखना है और उनको नेक्स्ट डेट के बारे में बताना है। मेंटेनेंस ऑफ क्लिनिक रिकॉर्ड्स, रजिस्टर, स्टॉक, नंबर ऑफ अटेंडेंस फॉर वैक्सीनेशन, यानी प्रॉपर रिकॉर्ड अपन को रखना है किस चीज़ का, क्लिनिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रजिस्टर वगैरह, कितनी अटेंडेंस मतलब कितने जनों ने वैक्सीनेशन ली, कितनी वैक्सीन यूज हुई, इस चीज़ का पूरा अपन को क्या रखना है, रिकॉर्ड रखना है। इम्यूनाइजेशन कवरेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। पार्टिसिपेट इन रिसर्च एक्टिविटीज, जो नर्स होती है वो क्या करती है, रिसर्च एक्टिविटीज है उसमें भी क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। क्या क्या नए नए अप्रोचेज हो सकते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या नई वैक्सीन इंक्लूड हो सकती हैं, क्या क्या नई नई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, इन सब के बारे में वो क्या करती है, रिसर्च करती है, इसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपडेटिंग ऑन नॉलेज एंड डेवलपिंग स्किल रिगार्डिंग एडवांसमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिस इन चेंजिंग एटीट्यूड, और वो क्या करती है, नर्स क्या करती है ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, वो अपना जो नॉलेज है उसको भी इन्हेंस करती है, न्यू डेवलपिंग स्किल्स यानी अपनी स्किल्स है उनमें भी वो इंप्रूवमेंट लाती है, क्या क्या नई नई प्रैक्टिसेज हैं, क्या क्या चेंजिंग है वो इस प्रोग्राम के अंदर होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इस सब के बारे में वो पूरी क्या करती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करती है और वो रिसर्च एक्टिविटीज में क्या करती है, हेल्प करती है। सो ये आज का अपना इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, क्या इसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, क्या अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, कितनी कौन सी डोज है वो किस मंथ पे लगती है, कितने टाइम पे लगती है, इस पूरा डिटेल अपन ने आज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर क्या किया था, डिस्कस किया था। बहुत ही, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बार बार रिपीट होने वाला ये क्या है, टॉपिक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो आज अपने डिस्कस किया, और नेक्स्ट अपन मिलते हैं अब अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।